हेडलाइंस के प्रायोजक हैं निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। ख्वाजा के दर पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, मोदी की जीत के लिए की जियारत, कहा देश में अगली सरकार एनडीए की, मोदी होंगे प्रधानमंत्री। राज्य की बिजली को निजी हाथों में देने की तैयारी, ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने दिए संकेत, साल दर साल घाटा बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। प्रोड्यूसर से धोखाधड़ी के मामले में सुनील शेट्टी को राहत, जोधपुर हाईकोर्ट ने स्टे के साथ 2 हफ्ते में पेश होने के दिए आदेश, प्रोड्यूसर से 21 लाख लेने के बाद काम से मुकरने का है आरोप। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में महिला मरीज से बलात्कार का प्रयास, परिजनों ने घटना के बाद फोर्टिस प्रशासन पर लगाया मामले को दबाने का आरोप, पश्चिम बंगाल की रहने वाली है महिला। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में अंधविश्वास का खुला खेल, बीमार बच्चों को ठीक करने के लिए मां ने ही लोहे की गर्म छड़ से दागा, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हुसैन अजमेर में ख्वाजा मयूनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने पहुंचे और एनडीए की जीत की दुआ की। इस मौके पर शाहनवाज ने कई अटकलों को विराम दिया तो कई संकेत भी दिए। देखते हैं एक रिपोर्ट में। मोदी पीएम बने तो भाजपा की 3 धरोहर यानी अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर उतने ही खुश होंगे जैसे एक बेटे के पीएम बनने पर होते हैं। ये कह रहे हैं भाजपा के महासचिव और अल्पसंख्यक चेहरा शाहनवाज हुसैन। ये अलग बात है कि अटल ने इस बेटे को किसी वक्त राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, तो आडवाणी की प्रचार समिति का मुखिया नहीं बनाने पर नाराजगी भी किसी से छिपी नहीं है और मुरली मनोहर को भी टिकट को लेकर झुकना ही पड़ा। खबरें ये भी आ रही थी कि मोदी ने पार्टी की बैठक में साफ कह दिया था कि जोशी और आडवाणी को सरकार में कोई जगह नहीं दी जाएगी, लेकिन यहाँ शाहनवाज इन कयासों को विराम देते नजर आए तो साथ ही अल्पसंख्यकों को दिलासा भी देते दिखे। सरकार में हम लोग किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे, खासकर जो अक़लियत के लोग हैं उनको ये एतमाद दिलाना चाहते हैं कि पहले दिन ही नरेंद्र भाई ने कहा था कि 121 करोड़ जनता और एक ग्रंथ को मानेंगे, वो भारत का संविधान। उसके रोशनी में सबका फलाह बहबूद करेंगे और सबको लेकर चलेंगे। दरअसल सियासत की रवायत है कि यहाँ वक्त और मौका देखकर पैंतरा बदला जाता है। शायद यही वजह है कि अब भाजपा इस तरह के बयान दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आडवाणी और मुरली मनोहर की खुशामद इस वजह से की जा रही है ताकि अगर भाजपा बहुमत से कुछ पीछे रहे तो आडवाणी और मुरली मनोहर के सहारे 272 का आंकड़ा पार किया जा सके, क्योंकि मोदी की कट्टर छवि के चलते कई दल एनडीए से जुड़ने में कतरा रहे हैं। ऐसे में 3 धरोहर की छवि एक बार फिर चुनावी वैतरणी पार करवा सकती है। अजमेर से न्यूज इंडिया के लिए दीपक दादिश की रिपोर्ट। 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, लिहाजा नेताओं की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत के लिए अनेक तरह के जतन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में अमर सिंह और जया प्रदा भी जयपुर पहुंचे और लोकसभा चुनाव में अपनी जीत के लिए अमर सिंह और जया प्रदा ने मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना की। जयपुर में अमर सिंह और जया प्रदा की इस विशेष पूजा अर्चना को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। राजधानी के पत्रकार कॉलोनी के पास कैलाश सरोवर में मां बगलामुखी का विशेष अनुष्ठान करवाया गया। तो माउंट आबू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नक्की झील में एक युवक के डूबने की खबर आ रही है। आपको बता दें कि माउंट आबू से यह खबर आ रही है जहां पर नक्की झील में युवक डूबा है। झील में नहाते वक्त ये हादसा हुआ है और
अब माउंट आबू पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर माउंट आबू से है, जहां पर नक्की झील में एक युवक के डूबने की खबर आ रही है। नहाते वक्त ये हादसा हुआ और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस अब मौके पर पहुंच रही है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। माउंट आबू से ये खबर है, जहां पर नक्की झील में एक युवक के डूबने की खबर इस वक्त आ रही है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और युवक की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि माउंट आबू से ये खबर है, जहां पर नक्की झील में नहाते वक्त एक युवक के डूबने की खबर आ रही है, जहां पर अब सनसनी का माहौल है। पुलिस को सूचना दी गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो माउंट आबू से ये खबर आ रही है, जहां पर नक्की झील में एक युवक के डूबने की खबर इस वक्त मिल रही है। आपको बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, लोग वहां पे इकट्ठा हैं और अब राहत बचाव कार्य जारी है। अनिल कुमार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, कहाँ क्या कुछ जानकारी है इस वक्त, आखिर हादसा कैसे हुआ और युवक के डूबने की खबर है? बिल्कुल संजय, हम बताएं कि माउंट आबू के अंदर जो है विश्व प्रसिद्ध आदिवासी मेला भरता है और लाखों की संख्या में जिस प्रकार से ये कुंभ का मेला होता है, उसी प्रकार से जो तर्पण करने पूरे के पूरे आदिवासी लोग पूरे देश से आते हैं। आदिवासी गिरासिया जाति के लोग और अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तो जिस प्रकार अब की बार देखा गया कि नक्की झील पे जो तट बने हुए थे, जहाँ पे ये लोग तर्पण करते थे, वो तट एक तो गार्डन बनाने के नाम से जो जिस प्रकार के अम्यूजमेंट पार्क आदि है, तो उस प्रकार से घेर लिया गया और एक गुब्बारों के नाम से घेर लिया गया था। तो इनके लोगों को जो जिस प्रकार से नक्की में ये तैरते थे और अपना तर्पण करते थे, तो काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में एक युवक जो तैरते तैरते जो है उसका पांव फिसल जैसी तट पे आया, तो उसका पैर फिसल गया वापस से और उसके बाद में वहां पे हाहाकार मच गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस अभी मौके पे है, लेकिन काफी भीड़ होने के कारण कुछ परेशानी का सामना जरूर पुलिस को करना पड़ रहा है। गोताखोर लगे हुए हैं और उस सबको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तो कहाँ का रहने वाला है, कुछ जानकारी मिल पाई है और कब ये हादसा कितनी देर पहले हुआ? बिल्कुल, अभी ये आधे घंटे पहले की बात है कि इस प्रकार का हादसा हुआ। अभी ये पता नहीं लग पाया कि युवक कहाँ का है, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वो लाखों की संख्या में आते हैं, पूरे देश से आते हैं और एक आदिवासी मेला कुंभ के रूप में तर्पण मेला कहा जाता है और ये अपने लोगों का तर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से अभी ये पता नहीं लग पाया है कि कौन है, लेकिन पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। लेकिन पहले कोशिश की जा रही है कि उस युवक को निकाला जावे कि कौन युवक था और किस प्रकार से, क्योंकि जो तैरते हैं वो भारी संख्या में लोग तैरते हैं और नक्की झील में जाके अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इस प्रकार से ये पता लगाना, लेकिन वह युवक डूबा है, ये बात जो है पुलिस इस बात को बता रही है कि ये घटना हुई है और गोताखोरों से निकालने के उसे प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए एरन। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर माउंट आबू के नक्की झील से, जहां पर एक युवक के डूबने की खबर आ रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और गोताखोरों की मदद से शव की ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। राज्य में बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए एक सरकारी एजेंसी को अध्ययन रिपोर्ट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने न्यूज इंडिया के सामने स्वीकार किया है कि सरकार हर काम पीपीपी मोड पर करना चाहती है और निजीकरण के लिए योजना को अमली जामा पहनानी जा रही है। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे मंशा करोड़ों रुपए का घाटा कम करने की है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों का घाटा 77,000 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। केंद्र की सरकार ने पहले फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम लागू किया था, जिसमें आधा पैसा राज्य सरकार को देना था, लेकिन राजस्थान में घाटा कम नहीं हो पा रहा है। ये जो आप पीपीपी मोड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि पीपीपी मोड में चलना है अपने को, इफ यू हैव टू मूव फास्ट, नंबर 1। नंबर 2, हम ये नहीं चाहते हैं कि प्राइवेट वाले खाली शेयर ले लें। वो शेयर में तो प्रॉफिट है ही, शेयर में क्या लॉस है हमारा, ठीक है ना। तो वो मलाई वो खाना चाहते हैं, वो कहते हैं हम तो मलाई खाएंगे। हमारा जो ये अपन खाली शेयर ही दे दें तो हमारा घाटा और बढ़ जाएगा। राजस्थान की भाजपा सरकार को मंत्रियों को जयपुर के सिविल लाइंस में सरकारी बंगले तो अलॉट कर दिए गए, लेकिन ज्यादातर मंत्री बंगलों में शिफ्ट नहीं हुए हैं।
बंगला नंबर 382 अजय सिंह कीलक को आउट हुआ था, अलॉट किया गया था, लेकिन वे शिफ्ट अब तक नहीं हुए हैं। बंगला नंबर 385 बी अरुण चतुर्वेदी को अलॉट हुआ था, जहां रंग रोगन हो चुका है। बंगला नंबर 11 सांवरलाल चाट को अलॉट हुआ था, लेकिन मंत्री जी यहां नहीं रहते। कुछ बंगलों में मंत्री शिफ्ट भी कर गए हैं। 47 नंबर बंगले में प्रभुलाल सैनी सबसे पहले 18 फरवरी को ही आ गए थे। मंत्री नंदलाल मीणा अपने बंगले में मंगलवार को ही शिफ्ट हुए हैं। 384 नंबर बंगले में कालूलाल गुर्जर ने 5 दिन पहले ही पोजीशन ले लिया था, जबकि विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल 20 मार्च से 50 नंबर बंगले में परिवार सहित रह रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन इंतजामात करने में कैसे फेल हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये नजारा देखकर आप चौंकिएगा मत। यहाँ के लोगों के लिए ये नजारा बहुत आम बात है। ये है धौलपुर का जिला अस्पताल का शिशु वार्ड, जहाँ हर रोज कम से कम 80 से 90 बच्चे भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल में बेड की संख्या 38 है, लिहाजा एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक पलंग पे 4-4 5-5 आदमी की व्यवस्था बना रखी है। कोई पलंग नहीं है, ना तो मरीजों की तरफ गौर है, ना कुछ नहीं है। बोल देते हैं ज्यादा ले जाओ अपने बच्चे को। गर्मी के मौसम को देखते हुए बच्चा वार्ड में बहुत मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। पर डे 70 से 80 पेशेंट भर्ती हो जाते हैं और स्टाफ की बहुत शॉर्टनेस है। स्टाफ इस समय 7 स्टाफ हैं और मॉर्निंग में 2 स्टाफ रह जाते। 2 स्टाफ बहुत कम है और मरीजों को दवाई लगने में काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए स्टाफ की व्यवस्था की जाए। भले ही एक ही बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज चल रहा हो, लेकिन अस्पताल प्रशासन का दावा है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। शिशु वार्ड में इस समय वर्तमान पहले से हमारे पास 32 बेड थे, अभी हमने बेड बढ़ाकर वहाँ पर 40 बेड कर दिए हैं। पहले आमतौर पर 20 से 25 मरीज भर्ती होते थे, प्रतिदिन 40 एक मरीज रहते थे, इसलिए व्यवस्था हो जाती थी। अभी भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है। इस समय रोजाना करीब 70-80 मरीज भर्ती हो रहे हैं और उन भर्ती होने के बाद निश्चित रूप से हमें 100 से अधिक बच्चों का प्रतिदिन उपचार करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन मरीजों की सुविधाओं में इजाफा करने की बात तो कर रहा है, पर हकीकत इन तस्वीरों में साफ झलक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पिंक सिटी की खूबसूरती देखने देश दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन इसी गुलाबी शहर का एक बदसूरत चेहरा भी है, जिसके सुध नगर निगम कभी कभी दिखावे के रूप में लेता है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये गुलाबी शहर जयपुर का घाटगेट इलाका है। आज यहाँ नगर निगम के अफसर आए हैं और यकीनन उन्होंने भारतीय लोगों को ये सब्ज बाग दिखाए कि बहुत जल्द इलाके का नक्शा ही बदल जाएगा, लेकिन तमाम दावे और उनका सच स्थानीय लोग बखूबी समझते हैं। बरामदे 80% 90% बरामदे खाली मिले और जो खाली नहीं मिलेंगे मैं उनको सीज करने की कार्रवाई करूंगा। 1 2 जो बीच में बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानें ये जो लग रही थी वो हट गई हैं अभी, या तो हो सकता है राउंड की वजह से हट गई हो, लेकिन मैंने उनको भी पहले काम उनको समझाइश करके अनुरोध किया है कि वो दुकानें बीच में इसमें नहीं डालें बरामदे में। अगर वो डालेंगे और ऊपर जहाँ पर बच्चों का स्कूल है, जहाँ पर एजुकेशन का काम हो रहा है, अगर वो लोग करेंगे तो मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूँगा। सफाई की तो यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी है, बीमारी खूब फैलती है, कूड़ा भी टाइम से नहीं उठता है, कचरा नहीं उठता है, नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं। अब इससे तो बीमारी फैलेगी। आए दिन के पूरे शहर का उठा के देख लो, जितनी बीमार यहाँ पर टीबी के मरीज होंगे जयपुर में कहीं भी नहीं होंगे। आ जाए 1.5 साल में आ जाए, कोई सीओ साहब का दौरा होता कहाँ यहाँ। दरअसल घाट गेट के रामगंज 4 दरवाजा और रामगंज से बड़ी चौपड़ का इलाका भी वॉल सिटी का ही एरिया है, लेकिन इस इलाके के हालात बदतर हैं। यहाँ सफाई तो होती है लेकिन नाम मात्र। किसी अधिकारी की विजिट होती है तभी कर्मचारी हरकत में आते हैं। इलाके के बाजार भी अतिक्रमण से अटे हुए हैं। अधिकारियों के पास रटे रटाए प्रोजेक्ट तो हैं, लेकिन उन पर अमल कभी नहीं हुआ। रामगंज बाजार, घाटगेट बाजार, रामगंज चौपड़ और यहाँ तक, और ये जो चारों खंडे हैं
जहाँ पर आज भी फूल मालाएं, मैंने इसलिए उनको अभी ज़्यादा टच नहीं किया है कि जो खंदे बन गए उनको बाकायदा सिस्टम से बैठाऊंगा और इसके मुताबिक नीचे इनकी जगह बना दी गई है, उनमें बैठाने के लिए उनमें एक कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करवा के जहाँ भी इसमें उनके लिए जगह निश्चित होगी वहीं हम उनको बैठाएंगे, उससे बाहर नहीं बैठने देंगे। घाट गेट जयपुर शहर के अन्य दरवाजों की तरह ऐतिहासिक इमारत तो है, लेकिन अनदेखी का शिकार होने के कारण यहाँ गंदगी और अव्यवस्था का आलम साफ देखा जा सकता है। इसको लेकर स्थानीय बाशिंदों में रोष भी है। यहाँ पे जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो ये लोग आ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ सुनते नहीं लेते हैं। अतिक्रमण है ना दोबारा वापस हो जाता है, जब आते हैं तो है ना अतिक्रमण अंदर हो जाता है और जब ये वापस आते हैं तो पता लग जाता है, सब लोग दुकान अंदर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी यही है, अतिक्रमण तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, आप आज निकल नहीं सकते हैं, गायों का आतंक है यहाँ पे, रोड पे गाय आती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लोहारों ने पूरा अतिक्रमण कर रखा है, दुकानों के बाहर फुटपाथ कर रखा है, रोड पे पूरा अतिक्रमण कर रखा है। फिलहाल सीईओ के दौरे से यहाँ एक बार फिर थोड़ी बहुत सफाई हो गई है। अतिक्रमणकारी भी अपना सामान समेटकर गायब हो गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि घाट गेट के लिए कागज पर बनने वाले प्रोजेक्ट अमल में कब लाए जाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से मोनालिसा सैनी की रिपोर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर एक इस्तीफे की खबर आ रही है। आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी का विधानसभा समिति से इस्तीफा की खबर आ रही है। नरपत सिंह राजवी का विधानसभा समिति से इस्तीफा दे दिया गया है। जयपुर से यह खबर है, जहां पर विधानसभा समिति से नरपत सिंह राजवी ने इस्तीफा दे दिया है और ये खबर इस वक्त जयपुर से आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है ये इस्तीफा और जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा समिति से अध्यक्ष नरपत सिंह ने अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नरपत सिंह राजवी का इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर नरपत सिंह राजवी का विधानसभा समिति के तौर पर इस्तीफा दे दिया गया है, विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंप दिया गया है और विद्याधर नगर से विधायक है नरपत सिंह राजवी। तो ये खबर है इस वक्त जयपुर से, जहां पर नरपत सिंह राजवी ने इस्तीफा दे दिया है विधानसभा समिति से और विधानसभा अध्यक्ष को यह इस्तीफा सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि विद्याधर नगर से मौजूदा विधायक हैं नरपत सिंह राजवी और विधानसभा अध्यक्ष को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विधानसभा समिति के सदस्य थे और इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विद्याधर नगर से ये विधायक भी हैं बीजेपी के और जयपुर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नरपत सिंह राजवी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा समिति के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया इन्होंने और अब विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा सौंपा जा चुका है। तो समय की कमी को बताया इस्तीफे का कारण, जयपुर से ये खबर है, जहां पर नरपत सिंह राजवी का विधानसभा समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया गया है। तो नीरज शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ जानकारी, आखिर कब इस्तीफा दिया गया और कारण क्या बताया जा रहा है? जी देखिए, नरपत सिंह राजवी भाजपा के वरिष्ठ नेता और विद्याधर नगर से विधायक चुन करके आते हैं। उन्हें हाल ही में विधानसभा की प्राक्कलन खास समिति जो थी इसका सदस्य बनाया गया था और नरपत सिंह राजवी ने जानकारी के मुताबिक विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको मंगलवार को इस्तीफा अपना सौंप दिया। इसका जो कारण जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि समय अभाव के कारण उन्होंने ये इस्तीफा सौंपा है कि उनको काम करने का जो समय है वो उनके पास में नहीं बच रहा था। हालांकि नरपत सिंह राजवी से हमने भी लगातार संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है। क्या कारण रहा, आखिर ये खुलासा जो है ये उनसे बातचीत के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है प्राथमिक तौर पर वो ये कि नरपत सिंह राजवी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया और विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है। जी, लेकिन नीरज, अगर बात करें बीजेपी में इस वक्त सब कुछ सही चल रहा है, सरकार भी सही तरीके से काम कर रही है, इस दौरान ये इस्तीफा आखिर किस तरह से देखा जा सकता है? कहीं इसमें कोई राजनीतिक चाल तो नहीं देखी जा सकती है? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक चाल की बात करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हालांकि ये जरूर कुछ लोग जो हैं उनके समर्थक हैं वो ये बता रहे हैं कि लंबे समय से नरपत सिंह राजवी जो है वो उनके समर्थक इस आस के अंदर थे कि उन्हें चूंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो उनको मंत्री पद अब की बार दिया जा सकता है। माना ये भी जा रहा है कि ये इस्तीफा सौंपने के बाद में अब वसुंधरा राजे का जो आगे जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कोई पद जो है वो उनको दिया जा सकता है। इसी के चलते ये एक तैयारी है वो नरपत सिंह राजवी कर रहे हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि ये मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और विद्यानगर से विधायक हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा समिति के सदस्य रहे हैं और इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है विधानसभा अध्यक्ष को। जोधपुर में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक एएसआई भूमाराम को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एएसआई ने यह रिश्वत एक मुकदमे में 4 आरोपियों को दोष मुक्त कराने की एवज में लिए थे। जानकारी के मुताबिक एएसआई ने परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद 10,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। बहरहाल एसीबी ने एएसआई भूमाराम को गिरफ्तार कर लिया है और उनके बैंक खातों और संपत्ति के बारे में जांच की जा रही है। शर्मा इंस्पेक्टर पुलिस को जो है सुपुर्द कर दी थी, जिस पर परिवादी से सत्यापन कराया गया। तो बार्गेनिंग होकर के 10,000 रुपये में सौदा तय हुआ, जिस पर कल 2,000 रुपये उनको सत्यापन के टाइम पे दे दिए गए थे और आज श्री भोमाराम को 8,000 रुपये जो है रिश्वत राशि लेते हुए जो है रंगे हाथों जो है पकड़ा गया है। उधर हनुमानगढ़ में सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। मामला था मरीज के जेवर चोरी होने का। मरीज के परिजनों का आरोप था कि ऑपरेशन के दौरान महिला ने पैरों में चांदी की पाजेब पहन रखी थी, लेकिन जब उसे ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया था तो वो पाजेब गायब थी। परिजनों ने डॉक्टरों पर ही सीधे चोरी का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टरों ने मामले पर परिजनों की ही गलती बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। डॉक्टरों का तर्क है कि परिजनों के ऑपरेशन से पहले ही सारे जेवर उतार लेने चाहिए थे, लेकिन हंगामा बढ़ने पर डॉक्टरों को झुकना पड़ा और उन्होंने जांच की बात कहकर मामला शांत कराया। बताया मेरे को कि मेरे मदर का जो है सो पायल गायब हो गया ऑपरेशन थिएटर से, जबकि ये खुद कह रहे हैं क्या कि हमने उसको पायल को टाइट किया था। इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। नहीं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई सीसीटीवी बाहर भी नहीं है। बूंदी में नेशनल हाईवे बलकसा के पास दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बाइक सवार अचानक ट्रक में जा घुसे। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। दोनों युवक भाई बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। तो रास्ते में ड्राइवर ने लापरवाही से एक ट्रक बीच में रोड पर खड़ा कर रखा था। उसने ना तो कोई इंडिकेटर जला रखे थे और ना ही कोई ट्रक खराब भी हो रहा हो, तो ना ही कोई ऐसा पत्थर वगैरह रोक लगा रखी थी। इसलिए दोनों आए तो इनकी मोटरसाइकिल ट्रक से टकरा गई। दोनों के सिर में चोटें आने से यहाँ हॉस्पिटल में लाए। यहाँ लाने के बाद डॉक्टर ने मर्द घोषित कर दिया चेक करके, और अभी उनका पोस्टमार्टम करा के और लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिए और ट्रक वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा 304 में। तो आपको बता दें कि बाइक और ट्रक में ये भिड़ंत हुई थी। ट्रक में जाकर बाइक जा घुसी थी और जिसके बाद 2 युवक जो बाइक सवार थे उनकी मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी। दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं जो बाइक सवार थे। माउंट आबू के मशहूर समर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। इस मौके पर अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने झांकियां निकाली। वहीं सैलानियों ने भी फेस्टिवल का खूब आनंद उठाया। प्रदेश की गर्मी की राजधानी यानी माउंट आबू में गाजे बाजे के साथ ही मशहूर समर फेस्टिवल शुरू हो गया है। हर साल होने वाले इस फेस्टिवल में विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और समा बांध देते हैं। इस साल भी ये फेस्टिवल शुरू हुआ तो मौसम ने भी इस फेस्ट के आगाज के साथ ही खुशनुमा अंगड़ाई ली। बादलों से घिरे आसमान के नीचे नक्की झील से जब कलाकारों का झूमता हुआ काफिला निकला तो हर कोई झूमने को मजबूर हो गया और जमकर एंजॉय किया। सभी लोग जो आए हैं यहाँ पे हर डांस को देख के, हर नए तरीके के डांस को देख के प्रफुल्लित हो रहे हैं और ये सबके लिए आनंद का विषय है। आप भी एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये देख के और राजस्थान का बिल्कुल हमको कल्चर नजर आ रहा है। बहुत हम लोग आनंद कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हमारे साथ और भी टीम है और हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है। बहरहाल
माउंट आबू न केवल अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि इस तरह के आयोजनों के लिए भी मशहूर रहा है। ऐसे में समर फेस्टिवल को लेकर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे पर्यटन विभाग को भी उम्मीद बंधी है। इससे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होगा। न्यूज इंडिया के लिए माउंट आबू से अनिल कुमार एरन की रिपोर्ट। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। क्या लिख रही हो? कोई कहानी लिख रही हो?